हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th बायोलॉजी आपकी सेकंड यूनिट अनुवंशिकी और विकास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का रह गया था, उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। मानव में मेंडलीय व्यतिक्रम या मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रमों के कारण होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट रोग जो हम देखेंगे आज, जिसमें आपके इससे पहले मैं जब आपको वीडियो डाली थी तो उसमें आप लोगों को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें आपके ऑटोसोमल और आपके लिंग सहलंग्न वंशागति, ये सारे रोग मैंने पढ़ाए थे। अब आपके कुछ जीन की गड़बड़ी से भी वंशागत रोग होते हैं, वो आज हम देखेंगे। जिसमें आपका पहला होगा दात्र कोष का रक्तता, या इसी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दूसरा रंजाखीलता, तीसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया, और चौथा एल्काप्टोन्यूरिया, और पांचवा थैलीसीमिया। ये 5 रोग जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जीन की गड़बड़ी के कारण होते हैं, वो आज आप लोगों को पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। आइए देखते हैं। शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के प्रत्येक चरण का नियंत्रण एंजाइम के द्वारा होता है। पूर्ण प्रक्रिया में कहीं भी एक एंजाइम के बदल जाने या एंजाइम का निर्माण न होने की दशा में कोई न कोई व्यतिक्रम या डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। मानव में होने वाले ऐसे कुछ रोग निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला आपका है दात्र कोष का रक्तता, या इसी को इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आपका ऐसे भी पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे भी प्रश्न आपका आया है बोर्ड में। तो दात्र कोष का रक्तता, ब्लड की कमी होना, या इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसमें रुधिराणु जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो हंसी के आकार की हो जाती हैं। आप इस रोग के बारे में देखते हैं। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावी जीन समयुग्म की HbS हीमोग्लोबिन और S सिकल सेल एनीमिया को दर्शाने वाला है, ये जीन अवस्था में होता है। जब दोनों ही समान होते हैं तभी घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे? जब ये दोनों समान अवस्था में होंगे तो ये घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके फलस्वरूप समान हीमोग्लोबिन के स्थान पर असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। इससे हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है वो बदल जाती है। असमान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता है तथा लाल रुधिराणु हंसिए के आकार के हो जाते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं कैसे सिकुड़ जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता कहते हैं खून की कमी को, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सामान्य जो आपकी हीमोग्लोबिन के जीन्स होंगे वो मृत्यु भी कर सकते हैं व्यक्ति की। विषम युग्म की हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S, अगर विषम युग्म की व्यक्ति हैं तो व्यक्ति वो सामान्य होते हैं, किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हंसिए के आकार के हो जाते हैं। आगे देखिए, विषम युग्म की व्यक्ति शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर पाते हैं। जो विषम युग्म की व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा मेहनत का कार्य नहीं करेंगे। अगर कार्य करेंगे वो तो उनकी सांस फूलने लगेगी और वो ऑक्सीजन आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब नोट करके मैंने कुछ लिखा है इसमें। नील एवं वीट ने सन 1949 में हंसियाकार कोष का अरक्ता की वंशागति का पता लगाया। तो आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया की खोज किसने की? नील एवं वीट, 2 वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने। अब 3 तरीके से हम हीमोग्लोबिन की जो संरचना होगी इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिकल सेल एनीमिया में समयुग्म की प्रभावी, जिसको हीमोग्लोबिन ए, ये सामान्य व्यक्ति होंगे। इस स्थिति में मानवों में सामान्य हीमोग्लोबिन ए बनता है, तो रुधिराणुओं की जो संरचना होगी सामान्य दिखाई देगी इस तरीके से। समयुग्मजी अप्रभावी, जिसमें हीमोग्लोबिन जो होगा वो समान होंगे दोनों के, तो ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे ये व्यक्ति। स्थिति में सभी मानवों में केवल हीमोग्लोबिन HbS बनता है, जिससे पूर्ण अरुधिरता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो रुधिराणु गोल ना होकर कैसे रहेंगे, ये इस तरीके से चपटे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति खून की कमी के कारण मृत्यु को ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि समयुग्म समान हीमोग्लोबिन बनता है, इनमें दोनों जीन समान होते हैं। विषम युग्म की, जिसमें हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन, ये आपका सिकल सेल एनीमिया, एक आपका जीन सामान्य है और एक कैसा है आपका डिसऑर्डर से ग्रसित है। स्थिति में मानवों में कुछ लाल रुधिर कणिकाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन HbA और कुछ लाल रुधिर कणिकाओं में विकृत हीमोग्लोबिन HbS होता है। यदि
ऐसा व्यक्ति अधिक मेहनत का कार्य न करे तो वह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो विषमयुगी है और अगर वो मेहनत का कार्य नहीं करता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत उसको ऑक्सीजन के वहन करने में नहीं होगी। अगर वो ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसकी सांस फूल सकती है और इजीली ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इस तरीके संरचना से हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ जो हीमोग्लोबिन के आपके जीन रहेंगे वो इस तरीके से कैसे रहेंगे, सामान्य रहेंगे, और कुछ इस तरीके से चपटे रहेंगे। तो ये व्यक्ति कैसा विषमयुगी होगा और ये सामान्य जीवन यापन तो कर सकता है, लेकिन अगर ये मेहनत का कार्य कोई ना करे तो। आइए सिकल सेल एनीमिया का रेखाचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। माता के अंडाणु मैंने ऊपर रखे हुए हैं, पिता के शुक्राणु मैंने इस साइड ही नीचे रखे हुए हैं। माता के अंडाणु अगर आपको नहीं लिखना है तो इस तरीके से आप प्लस का निशान बना सकते हैं ऐसा, और पिता के शुक्राणु का इस तरीके से निशान बना सकते हैं। ठीक है, तो माता के अंडाणु हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, संकर माता पिता का जीन प्रारूप इस तरीके से जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और संकर पिता जो है उनके शुक्राणु हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस। तो जब हम क्रॉस कराएंगे अंडाणु शुक्राणुओं में तो देखिए ए हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए दोनों जीन कैसे सामान्य है। इसका इससे क्रॉस कराएंगे ए और एस, इसका इससे क्रॉस कराएंगे ए एस, इसका इससे कराएंगे एस एस। तो देखिए ए एस ये विषमयुगी, जैसे माता पिता थे संकर वैसे इनके 50% बच्चे संकर प्राप्त होंगे और 25% जो बच्चे होंगे वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे, क्योंकि दोनों ही जीन देखिए आप सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं। तो सिकल सेल एनीमिया की वंशागति का चित्रण हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं पेपर में। और जो 1% बेबी होंगे या 25% वो सामान्य होंगे, सामान्य संतान है ये वाली, और ये आपके 50% जो बच्चे होंगे ये वो संकर संतान होंगे, जैसे कि माता पिता थी। इनमें आंशिक अरक्तता की रोगी संतान रहेंगी। अगर ये मेहनत का कोई कार्य नहीं करते हैं तो ये आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। और जो 25% बच्चे होंगे वो उनके दोनों ही जीन सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, पूर्ण अरक्तता की रोगी संतानें होंगी और वो मृत होंगी। ठीक है, उनमें ब्लड जो होगा वो ब्लड की बहुत कमी होगी उन लोगों के अंदर, और रुद्राणु पूर्ण रूप से उनके इस तरीके से हंसिया के आकार के होंगे। तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो मृत होंगे। अब इस तरीके से मैंने आपको रेखाचित्र के माध्यम से ही समझाया, और इसके पहले मैंने आपको 3 तरीके के जो विषमयुगी समयुगी इस तरीके से समझने का प्रयास किया है, और रुद्राणु किस तरीके की संरचना में रहे वो भी मैंने दर्शाया हुआ है। आप सिकल सेल एनीमिया में आप कुछ जो राइटिंग करने के लिए आप बोर्ड में कुछ थ्योरी ले सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल लगता है तो समयुगी प्रभावी अप्रभावी उपसमयुगी इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आपको नहीं दर्शाना, थोड़ी सी थ्योरी ले लीजिए जो मैंने आगे सबसे पहले आपको ये बताई हुई थी, ये थ्योरी आप ले लीजिए इसमें से, जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। और इसको ना बना के आप केवल डायरेक्ट रेखा चित्र भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो रेखा चित्र आप अगर बनाएंगे और एग्जाम्पल लेंगे संकर माता पिता का तो आपको अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। आइए दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा रोग रंजकहीनता एल्बिनिज। यह अवस्था एक अप्रभावी जीन के कारण होती है। जितने भी रोग मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको वो जीनी विकृम के कारण या जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होंगे। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में मेलेनिन वर्ण का संश्लेषण नहीं होता है। मेलेनिन जो है वो पिगमेंट है, वो कलर देने का कार्य करता है। वर्णक है पिगमेंट, संश्लेषण नहीं हो पाता। संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस या निर्माण नहीं हो पाता है। मेलेनिन की अनुपस्थिति के कारण त्वचा, बाल, नेत्र की आइरिस, ठीक है, नेत्र की जो पुतली होती है वो सभी रंगहीन होती हैं, कोई कलर नहीं होता है उनमें। मेलेनिन का निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल द्वारा होता है। टायरोसिन एक एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन, जिसको हम डोपा कहते हैं, का निर्माण करता है, जिससे मेलेनिन का निर्माण नहीं होता है। तो मेलेनिन जो आपका वर्णक होगा वो टायरोसिन अम्ल के द्वारा बनता है, और टायरोसिन जो अम्ल बनता है वो किसी एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको हम डोपा कहते हैं। तो इसका निर्माण ही नहीं हो पाता है, तो निश्चित बात है टायरोसिन अम्ल भी नहीं बन पाता है, और जिसके कारण मेलेनिन वर्णक भी नहीं बनेगा, जिससे मेलेनिन का निर्माण नहीं होता है। अप्रभावी जीन के कारण इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है तथा टायरोसिन से मेलेनिन निर्माण भी नहीं हो पाता है।
जब टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन किससे बनेगा? एंजाइम की उपस्थिति। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो वर्णक भी नहीं बनेगा, जब वर्णक नहीं बनेगा तो निश्चित बात है जो कलर होगा बालों का, आँखों का, वो नहीं आएगा। अब रंजकहीनता की वंशागति, आप बस इतनी थ्योरी तैयार कर सकते हैं। आपको ये जो मैं रेखा चित्र बता रही हूँ वो नहीं भी तैयार करना है तो कोई ज़रूरत नहीं। मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल्स आपको लिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। विषमयुगी व्यक्ति स्त्री पुरुष सामान्य वर्णक वाले होते हैं। जो विषमयुगी व्यक्ति होंगे कैसे होंगे? सामान्य वर्णक वाले होंगे। किंतु ऐसे दो व्यक्तियों का विवाह अगर हो जाता है तो उनकी संतानें रंजकहीन हो सकती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। स्त्री के अंडाणु मैंने ऊपर रख दिए। स्त्री के अंडाणु को इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। पुरुष के शुक्राणु इस तरीके से हम निशान बना सकते हैं। पुरुष के शुक्राणु मैंने ये रख लिए, स्त्री के अंडाणु मैंने ये रख लिए। जब दोनों का अंडाणु शुक्राणु को क्रॉस कराया तो ए सामान्य बनेगा। ए और ए विषमजीनी, ये सामान्य रहेंगे। अब 25% ये और 25% ये, 50% जो बच्चे होंगे कैसे रहेंगे? ये विषमजीनी रहेंगे और 25% जो बच्चे रहेंगे वो सामान्य रहेंगे। और इसका कार्य से कराएंगे तो ये जो आपके 25% बच्चे होंगे वो रंजकहीन एल्बिनिज्म होंगे। तो अगर विषमयुगी व्यक्ति हैं तो उनके बच्चों में ये आपकी रंजकहीनता जाने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से 25% सामान्य बच्चे होंगे, 50% कैसे रहेंगे? विषमजीनी जैसे माता पिता थे, और 25% जो बच्चे रहेंगे वो एल्बिनिज्म रहेंगे। मतलब इनकी आइरिस, बालों का कलर, त्वचा का कलर ये रंगहीन होगा। तो ये वंशागति में कुछ बच्चे इनके रंजकहीन हो सकते हैं। अगला रोग तीसरा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की खोज नार्वे के चिकित्सक ए फूलिंग द्वारा सन 1934 में की गई थी। इस रोग में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की हैं वो आपको याद रखनी है, वो जरूर से लिखना है एग्जाम में। अतः रुधिर में फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है। कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किसी किसी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन किस में बदल जाएगा? फिनाइल पायरुविक अम्ल में, जो मूत्र में निकलने लगता है। फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता आ जाती है। बच्चे कैसे? मंदबुद्धि हो जाते हैं और इनका जो IQ लेवल होगा वो लगभग 20 के लगभग होगा। मूत्र व पसीना बदबूदार हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का, ये रोग की पहचान है। तो आपको क्या याद रखना है? फिनाइल कीटोन्यूरिया की खोज नार्वे के चिकित्सक ए फोलिंग ने सन 1934 में की थी। इस रोग में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है। ये आपको जरूर लिखना है इतना। अतः रुधिर में फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है और कुछ प्रक्रियाओं द्वारा या कुछ व्यक्तियों में फिनाइल एलेनिन किसमें? फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चे कैसे? अल्पबुद्धिता वाले हो जाते हैं और मूत्र पसीना बदबूदार हो जाता है। ये रोग के सूचक हैं। अगला रोग एल्केप्टोन्यूरिया। उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्यों में अनेक अन्य जनजातीय उपापचय रोग वंशागत होते हैं। ये वंशागत रोग हैं सारे। और गैरोड एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इन्होंने इस रोग की खोज की थी। किसकी? एल्केप्टोन्यूरिया की। शरीर की कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से उपापचय के चरण में होमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। स्वस्थ मनुष्य में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है, जबकि जो एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी होंगे इस अम्ल का आगे विखंडन वो नहीं कर पाते हैं। अतः रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। किसकी? होमोजेंटेसिक जो अम्ल होता है उसकी मात्रा किससे बढ़ने लगती है? रुधिर में बढ़ने लगती है। तथा जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग, जिसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। ठीक है, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे वहाँ पे पेन होता है, हो जाता है। मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है। ये मूत्र के साथ भी बाहर आने लगता है ये अम्ल। ऐसा मूत्र वायु लगते ही काला पड़ जाता है। हवा के संपर्क में मूत्र आएगा तो कैसा हो जाएगा? मूत्र काला पड़ जाएगा। यह दशा इस रोग की सूचक होती है। जो आपका एल्केप्टोन्यूरिया रोग है इसमें मूत्र हवा के संपर्क में आने पे काला पड़ जाएगा और इस रोग की दशा का ये सूचक होता है कि जो मूत्र आपका काला पड़ रहा है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में मूत्र और पसीना आपका बदबूदार हो जाता है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है तो आप आसानी से डिफरेंस कर पाएंगे दोनों रोगों में। आगे ये आपको अम्ल याद रखना है। होमोजेंटेसिक अम्ल बनेगा
और फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से उपापचय का जो चरण होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म पथ जो होगा उसमें ये अम्ल बनेगा। और स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो इस अम्ल का उपापचय पथ द्वारा पूर्णतया उपयोग कर लेता है, लेकिन जो एल्केप्टोनुरिया के रोगी होते हैं वो अम्ल का पूर्णतया उपापचय पथ में उपयोग नहीं कर पाते हैं और रुधिर में इनका जमाव होने लगता है, जिसके कारण गठिया रोग ऐसे व्यक्तियों को हो जाता है। मूत्र में इस अम्ल का कभी कभी उत्सर्जन भी होने लगता है और मूत्र हवा के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को एल्केप्टोनुरिया रोग हो गया है। अगला लास्ट रोग है थैलेसीमिया। ये आपका, जैसा आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, ये उसी का दूसरा रूप है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल, जो आपके दह क्रोमोसोम होंगे, उत्परिवर्तित जीन के कारण मनुष्यों में होने वाला एनीमिया है। जैसे वो सिकल सेल एनीमिया था, खून कमी, ऐसे ही ये भी उसी तरीके का रोग है। जब यह जीन दुगनी मात्रा में होमोजाइगस, जब समान होंगे व्यक्ति, इस तरीके से हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन एस इस तरीके से ये समयोगी होंगे, तब दुगनी मात्रा में पाया जाता है, तो यह रोग घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है, जिसके कारण बचपन में ही मृत्यु हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की, बच्चों की। हेटेरोजाइगस व्यक्ति मंद रोग प्रदर्शित करते हैं। हेटेरोजाइगस कैसे रहेंगे? हीमोग्लोबिन आपके ए और हीमोग्लोबिन आपका एस, ये आपके हेटेरोजाइगस है। तो ऐसे व्यक्ति अगर मेहनत का कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो ऑक्सीजन का इजीली वहन कर पाते हैं। हेटेरोजाइगस व्यक्ति मंद रोग प्रदर्शित करते हैं, जिसे थैलेसीमिया माइनर या कूली एनीमिया भी कहते हैं। तो ये उसी का दूसरा रूप है, जो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, उसी का दूसरा रूप है एनीमिया। इसमें भी खून की कमी हो जाती है और आपके जो होमोजाइगस व्यक्ति होंगे वो घातक रहते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जो हेटेरोजाइगस व्यक्ति होते हैं वो मंद जो रोग प्रदर्शित करते हैं और थैलेसीमिया माइनर या कूली एनीमिया के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति इजीली जीवन यापन कर सकते हैं अगर कोई मेहनत का वर्क नहीं करते हैं। तो ये आपकी जो वंशागत आपका लेसन है उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रह गया था आपका, जिसमें आपको 5 रोग तैयार करने थे। मैंने 5 रोग आपको पढ़ा दिए हैं। आप जब नोट्स बनाएं तो जो भी लाइनें आपको मैंने अंडरलाइन की हैं वो आपको ज़रूर नोट डाउन करनी है, और जो भी आपको मेरी भाषा कठिन लग रही है उसको आप स्किप कर दें। मैंने बहुत सारा मैटर आपको बताया है। अगर आपको रेखाचित सरल लग रहा है तो उसको ऐड कर सकते हैं आप। आपको 35 शब्द का मैटर या 35 से 40 शब्द का जो मैटर है बस वो तैयार करना है एक आपका जो रोग है उसमें, इससे ज़्यादा आपको नहीं तैयार करना है। तो आप 35 से 40 शब्द मेरे नोट्स देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जो भी आपको इजीली लाइन मेरी लग रही है उनको आप नोट डाउन करिए अपने नोट्स में, और बाकी के आप स्किप कर सकते हैं।